नमस्कार। हिंदी क्लासेस बाय अंशली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है और इसके भेद कौन कौन से हैं। जैसे कि सामने यहाँ लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए देखते हैं वीडियो में आगे। संज्ञा संज्ञा मतलब कि वो नाम, चाहे वो किसी का भी है, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का हो, या कोई जगह का नाम हो, स्थान का हो, भाव हो कोई, या कोई ना कोई अवस्था का नाम हो। कोई भी नाम जो हमने रखा है वो आपका संज्ञा कहलाता है। ठीक है जी। जैसे ये सामने एक तस्वीर है आपके सामने, और यहाँ हमने लिखा हुआ है आज रविवार है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ना, आप इनको ध्यान से देखिए। आज रविवार है, विद्यालय की छुट्टी है, संयम, सुहास और तनु कैरम खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड जानते हैं ना, कैरम खेल रहे हैं। तो इसके अंदर रविवार, विद्यालय, संयम, सुहास, तनु, कैरम, ये किसी ना किसी का नाम रखा गया है। ठीक है, उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द किसी का नाम व्यक्त कर रहे हैं तथा पहचान करवा रहे हैं उस व्यक्ति से, उस वस्तु से हमें पहचान करवा रहे हैं कि वो है कौन। ठीक है जी। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं, वो हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अंग्रेजी भाषा के अनुसार, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार 2 अन्य भेद और हैं, वो हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, जो कि आपके आएंगे जातिवाचक के अंदर। ठीक है जी। अगर आपसे मुख्य रूप से भेद पूछे जाएं संज्ञा के, तो आप सिर्फ 3 के नाम लेंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अन्य जो भेद अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार हमारी हिंदी भाषा में आए हैं, वो आपके हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और देखा जाए तो वो जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। चलिए जी, आगे जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का या विशेष स्थान के नाम का बोध हो, उसके बारे में हमें पता चले। किसके बारे में? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष वस्तु के बारे में, या किसी विशेष स्थान के बारे में हमें पता चले, उसकी पहचान करवाए, तो ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि ताजमहल आगरा में है, इसमें अंडरलाइन वर्ड्स देखेंगे आप लोग जो रेखांकित किए गए, ताजमहल और आगरा। ताजमहल और आगरा एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है। ठीक है जी। यमुना के तट पर कृष्ण बाल लीला करते थे, इसमें यमुना नदी का नाम है। ठीक है जी। और कृष्ण, कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं, प्रभु का नाम है। तो ये किसी विशेष व्यक्ति के या किसी विशेष जगह के नाम जो दिए गए हैं, रेखांकित जो शब्द हैं, इसलिए हम इन्हें लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए आगे जानते हैं जातिवाचक संज्ञा कहते किसको हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वर्ग का या किसी जाति का बोध हो, यानी किसी ग्रुप के बारे में आपको पता चले, पूरी की पूरी जाति के बारे में आपको पता चले, तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो आपके कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे सामने 2 उदाहरण दिए हुए हैं। शेर भेड़ और भैंस की भांति झुंड में नहीं रहता। शेर है, भेड़ है, भैंस है, ये अपनी पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं। शेर के अंतर्गत बहुत सारे शेर आ जाएंगे। ठीक है, वो कोई भी शेर हो सकता है। भेड़, कोई भी भेड़, बहुत सारी भेड़ हैं, उनमें से कोई भी भेड़ हो सकती है। भैंस, पूरी जाति के बारे में बता रहे हैं ये शब्द। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए। नगर और वाटिका को वानरों ने उजाड़ दिया। वानर यानी बंदर। ठीक है जी। नगर और वाटिका, और वाटिका यानी बगीचा। तो नगर, वाटिका और वानर जो है अपनी पूरी जाति के बारे में हमें बोध करा रहे हैं, तो इसलिए हमने इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लिया है। आइए देखते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाव जिन संज्ञा शब्दों से किसी के गुण का पता चले, दशा और अवस्था का पता चलता है, बोध होता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिन्हें आप छू नहीं सकते, ठीक है, उन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हो, तो ऐसे जो शब्द हैं वो सारे भाववाचक हैं। यानी आपकी फीलिंग्स जो है, जो आप अंदर से महसूस कर रहे हो, ऐसे सारे शब्द आपके भाववाचक में आएंगे। उदाहरण देखिए। सैनिकों ने देश पर अपना सर्वस्व, सर्वस्व यानी कि अपना सब कुछ, ठीक है जी, तो वो अंदर से महसूस किया जा सकता है।
वो आप किसी उसको पकड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो अपना सर्वस्व लुटा दिया, सर्वस्व होता है अपना सब कुछ। क्रोध मनुष्य का शत्रु है, ठीक है। क्रोध यानी गुस्सा, तो ये अंदर से ही आता है ना। तो ये मनुष्य का शत्रु है। ये जो चीजें हम महसूस करते हैं वो सारी की सारी किस में आएंगी, भाववाचक में। अब तीन मुख्य भेद हो गए हमारे संज्ञा के। उसके अलावा उससे अन्य जो दो भेद हैं वो आपके कहलाते हैं समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आगे देखते हैं समुदायवाचक, इसको हम समूहवाचक भी कहते हैं, ठीक है। जो समूह में रहे, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है वे समुदायवाचक संज्ञा में आएंगे, ठीक है। पुलिस, पुलिस पुलिस नाम से सिर्फ एक पुलिस से नहीं होगा, पुलिस, सेना, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे आपको ये महसूस होता है कि उसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। कोई एक के बारे में बात नहीं हो रही है। सेना कभी एक से नहीं बनती, पुलिस कभी एक की नहीं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं। पुलिस का डर चोर को सताता है, सुबह तक काफिला पहुंच जाएगा। काफिला कभी एक आदमी का नहीं चलता है, काफिला में आप देखोगे बहुत सारे लोग एक साथ चलते हैं, ठीक है। तो पुलिस है या काफिला है, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पूरे समूह के बारे में पता चल रहा है। द्रव्यवाचक, किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। कैसे, जैसे सोना सबसे कीमती धातु है। जो रेखांकित शब्द हैं उनको ध्यान दीजिएगा। दक्षिण भारत में सर्वाधिक चावल खाया जाता है। अब सोना है या चावल है, इन सोने से बहुत सारे आभूषण बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी वस्तुएं भी बनती हैं, ठीक है जी। चावल जो है, चावल से भी हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। तो ऐसे द्रव्य पदार्थ या ऐसे पदार्थ जिनसे हम और अन्य वस्तुएं भी बना सकते हैं या बनाते हैं, वो सारी द्रव्यवाचक संज्ञाएं में आएंगी। उसके बाद देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब कुछ संज्ञाएं जो होती हैं वो व्यक्तिवाचक ही होती हैं, लेकिन हम उनको कई तरीके से जातिवाचक में प्रयोग किस तरीके से करने लगते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने गुणों या विशेषताओं के कारण, यानी उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं या ऐसी विशेषताएं होती हैं जिनके कारण बहुत वो फेमस हो जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, तथा वे उस गुण या विशेषता के पर्यायवाची बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के समान हम प्रयोग करने लगते हैं। जैसे श्रवण पितृ भक्ति के लिए जाने जाते हैं, कर्ण दान के लिए प्रसिद्ध हैं। श्रवण के बारे में हम सभी जानते हैं, माता पिता की बहुत सेवा करने वाले थे ये और उनकी बहुत भक्ति करते थे, ठीक है। कर्ण जो है वो अपने दान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो अब ये जो थे श्रवण कुमार या राजा कर्ण जो थे, इनको हम जातिवाचक में किस तरीके से प्रयोग करते हैं? कलयुग में श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, यानी कि आज इस समय में अगर किसी बच्चे में श्रवण कुमार के जैसे गुण पाए जाते हैं, यानी कि अगर वो अपने माता पिता की बहुत सेवा करने वाला है, तो हम ऐसे बच्चे के लिए श्रवण कुमारों की कमी नहीं है, हम इस तरीके से प्रयोग में लाते हैं। ये क्या कहा जाता है उसके लिए, ये तो श्रवण कुमार है अपने माता पिता का। तो जो श्रवण कुमार, ठीक है, भूतकाल में हुआ करते थे, जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, वो अपने विशेष गुणों के कारण आज अगर हमें वही गुण किसी बच्चे में देखने को मिलता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये तो श्रवण कुमार है अपने माता पिता का, ठीक है। तो इस तरीके से हम व्यक्तिवाचक को जातिवाचक में प्रयोग करने लगे हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, तुम नहीं जानते वह पूरी नगरी कर्णों की है। अब कर्ण जो थे, राजा कर्ण जो थे, वो बहुत दान दिया करते थे, अपने दान देने के कारण बहुत फेमस हुए थे। तो अगर किसी शहर में या किसी नगरी में ऐसे लोग हैं जो बहुत दान देते हैं, ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि वो जो नगरी है ना, वो जो शहर है, वो तो कर्णों से भरा पड़ा है, ठीक है, यानी वहां पे तो कर्णों की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्ण जो थे वो अपने दान देने के कारण फेमस हुए थे, और जब किसी शहर में कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दान देने वाले दिखाई देते हैं तो उनके लिए हम कर्ण का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है व्यक्तिवाचक होते हुए भी ये हमने जातिवाचक में इन शब्दों का प्रयोग किया। अब जानते हैं कि जो शब्द
जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते थे वे व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग होने लगे। जैसे कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष अथवा स्थान विशेष के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं तथा वे जातिवाचक होकर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुरी जाते थे। यहाँ नेहरू जी पंडित जवाहर नेहरू जी के लिए रूढ़ हो गया है। यहाँ पुरी जो है वो जगन्नाथ पुरी के लिए रूढ़ हो गया है। यानी कि अगर हम नेहरू जी बोलेंगे ना, नेहरू या पंडित कई लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो जातिवाचक होते हुए भी वो व्यक्तिवाचक में क्यों प्रयोग में होने लगा? क्योंकि सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने झंडा फहराया था, ठीक है, वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो हम किसी के लिए भी ये नहीं बोल सकते कि उसने पंडित जी ने या नेहरू जी ने वो किया। अगर हम नेहरू जी या पंडित जी के लिए बात कर रहे हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो अपने आप में वो शब्द जो है वो विशेष हो चुका है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से पुरी पुरी अगर खाली पुरी बोला जाता है ना, तो पुरी में तो बहुत सारे शहरों के नाम जो हैं उनके नाम के पीछे हम पुरी लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो जगन्नाथपुरी के लिए अपने आप में विशेष हो गया है, रूढ़ हो गया है। कैसे? अगर हम बोलते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु पुरी जाते हैं, कोई मायापुरी या कहीं और तो नहीं जा रहा ना, वहां पे जगन्नाथपुरी से वहां पे मतलब है श्रद्धालु, यानी भगवान की पूजा करने के लिए लोग कहाँ जाएंगे? जगन्नाथपुरी जाएंगे, ठीक है। मायापुरी जाके क्या करेंगे? तो इसी तरीके से कुछ शब्द जो हैं वो जातिवाचक होते हुए भी वो व्यक्तिवाचक में रूढ़ हो गए हैं और उनका व्यक्तिवाचक में इस्तेमाल होने लग गया है। तो आज हमने जाना इस वीडियो में संज्ञा, संज्ञा की परिभाषा व उसके भेद। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, और वहाँ पे साइड में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसको दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ।